हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और इस वीडियो के अंदर हम सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो यूपी रेवेन्यू कोड है उसका एक इम्पॉर्टेंट और यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जो लैंड रेवेन्यू की लाइबिलिटी बताते हैं कि फर्स्ट चार्ज कब दिया जाएगा, प्रोसेस क्या होता है कि आप लैंड रेवेन्यू को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो दिया गया है ये चैप्टर 12 में दे रखा है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के जो सेक्शन 163 से लेके 205 तक दिया हुआ है। हमें सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने और ये जो है काफी इजी है, आप इसको खुद भी बना के लिख सकते हैं। जो मेन पॉइंट है मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको इतना भी याद रहा तो आप काफी कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सीपीसी पढ़ रखा है और भी बहुत सारे एक्ट्स पढ़ रखे हैं, बट मेनली हमारा जो यूपी रेवेन्यू कोड है वो सीपीसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस एक्ट को, इस जो सेक्शन, जो हमारे सेक्शन है, इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 163 में बोल रखा है कि लैंड रेवेन्यू टू बी द फर्स्ट चार्ज। लैंड रेवेन्यू, कोई भी रेवेन्यू जो भी, अगर उस पे रेवेन्यू है, पैसा है, आपको देना है, तो अगर आप कब देंगे तो फर्स्ट चार्ज क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो द लैंड रेवेन्यू असिस्टेड ऑन एनी होल्डिंग शैल बी द फर्स्ट चार्ज। जो भी उस लैंड को होल्ड करके रख रहा है तो उसके ऊपर ड्यूटी होती है कि वो उसको पैसे, जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स को दे। ऑन सच होल्डिंग एंड ऑल्सो ऑन ट्री बिल्डिंग स्टैंड, जैसे कि मतलब गवर्नमेंट से अगर आप कोई लैंड ऐसे ले रहे हो रेंट के ऊपर और वो आप रेंट पे नहीं कर रहे हो, तो वो जो रेवेन्यू, आपका पैसा जो है वो कैसे, आप कैसे पे करोगे, या अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो कौन आपसे पैसे लेगा, क्या प्रोसीजर होता है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो वही है कि अगर आपने कोई रेंट पे ले रखा है ट्री, या कोई ट्री भी हम लेते हैं, या बिल्डिंग कोई ले रखा है, या कुछ भी ले रखा है, तो बिल्डिंग स्टैंडिंग देयर ऑन द रेंट, प्रॉफिट और प्रोड्यूस आप कर रहे हैं, तो आप जो है आप लाइबल है, आपको जो भी रेवेन्यू है वो देना ही पड़ेगा। द क्लेम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर सम रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू शैल हैव प्रायोरिटी ओवर ऑल अनसिक्योर्ड क्लेम ऑन एनी लैंड अगेंस्ट द होल्डर देयरऑफ। कोई भी एरियर, कोई भी बकाया पैसा जो बचा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो उसको रिकवर कर ले। अब यहाँ पर सेक्शन 64 में देखो, 164 में क्या हुआ दिया हुआ है, काफी अच्छा है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर वो जो भूमिदार है, हमने पढ़ा था भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट कौन होते हैं, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट कौन होते हैं, असामी कौन होते हैं, गवर्नमेंट लेजी कौन होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो प्लीज आप मेरी वीडियो को जाकर देखें, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं देखा तो फिर आपको रियली बहुत सारी चीजें, टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यूपी रेवेन्यू कोड को हम पीछे से पढ़े सेक्शंस, तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि एसडीओ कौन होता है, कितनी पावर होती है, कितने लिमिट तक वो काम कर सकता है, तहसीलदार कौन होते हैं, तहसील कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको लाइन से ही पढ़ना होगा। तो और मेरी सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। भूमिधर अगर जॉइंटली है, जैसे कि एक गवर्नमेंट लेजी है, उसने एक भूमि पर मतलब भूमि ले रखी है और उस भूमि पे दो से ज्यादा जो भी पर्सन है वो लाइबल है सारे के सारे रेवेन्यू को पे करने के लिए, तो ऑल पर्सन जो है वो पेमेंट करेंगे। तो ऑल को भूमिधर ऑफ एनी होल्डिंग शैल बी जॉइंटली या सेवरेबली, अकेले लिया हो या साथ में लिया हो, लाइबल टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर द टाइम बीइंग असेस्ड thereon, and all persons succeeding whether by devolution of otherwise to be entrusted such bhumidar shall be liable for all arrear of land revenue due in respect of such land। तो सभी को पे करना पड़ेगा लैंड रेवेन्यू। अब 165 में बोल रखा है कि लैंड रेवेन्यू क्या है, कैसे पे किया जाएगा। तो लैंड रेवेन्यू व्हेन बिकम ड्यू एंड पेवेबल, जब कब लैंड रेवेन्यू जो है वो ड्यू है या कब आपने पे किया है। तो अगर आपका ड्यू है तो आपको तो लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। पे कब, जैसे कि मान लो द लैंड रेवेन्यू लेवल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एग्रीकल्चर ईयर, अगर आप एग्रीकल्चर ईयर के लिए लैंड को ले रहे हो, शैल बिकम ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, अगर फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में वो ड्यू है तो शैल बी पेवेबल, आपको कब करना पड़ेगा, एट सच टाइम इन सच इंस्टॉलमेंट टू सच पर्सन एट द सच प्लेस इन सच मैनर। तो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे रूल्स हैं 2016 के अंदर कुछ रूल्स भी आए थे, तो यहाँ पर वही ये उससे रिलेटेड है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको बताना कि अगर आपने पे नहीं करा तो आपको इंस्टॉलमेंट, जो हमने पढ़ा ना इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा, तो वो बाय नवंबर से पहले 50% और मई से पहले 50% आपको दोनों पे कर देना है।
अब हम सेक्शन 166 पढ़ेंगे कि जो अरेंजमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू है, तो ये बता रखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक पूरा अरेंजमेंट करेगी कि एम्प्लॉय मतलब जो भी ऑफिसर्स है उसको बताएगी कि आपको कैसे कलेक्ट करना है रेंट, वो रेंट नहीं रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है। डिफॉल्टर्स कौन होते हैं? ऑब्वियसली जो पेमेंट जो रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं टाइम से, उनको हम डिफॉल्टर जो है वो कंसीडर कर देते हैं कि ये डिफॉल्टर्स हैं। 168 में क्या है कि आपको जो तहसीलदार है वो आपको सर्टिफिकेट अकाउंट दे देंगे कि आपका पैसा जो है इतना ड्यू है या आपने इतना पेवेबल कर दिया है, कितना बच गया है, आपको कितना देना है, ठीक है। उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट में सब कुछ होगा कि हाँ ये पर्सन डिफॉल्टर है कि नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट अकाउंट टू बी एविडेंस ऑफ एरियर। 169 रिट ऑफ डिमांड, जो तहसीलदार है वो रिट ऑफ डिमांड इशू करते हैं कि अगेंस्ट द किसके? डिफॉल्टर के, कि आप आओ और पैसे पे करो, पे द अमाउंट विद इन द टाइम के अंदर आपको पेमेंट करनी है। सेक्शन 17 काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे टॉपिक के अंदर है कि कैसे प्रोसेस होता है रिकवरी ऑफ एरियर को या कैसे कलेक्ट करते हैं। तो वही बात है, एनी एरियर ऑफ अ लैंड रेवेन्यू रिमेनिंग अनपेड within the time specified in the writ of demand may be recovered by any one or more of the following process। तो क्या क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो क्या करेंगे, वो आपको अरेस्ट या डिटेन करके रख देंगे डिफॉल्टर को जिसने पेमेंट नहीं किया। बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखो अटैचमेंट कर लेंगे, क्या अटैचमेंट करेंगे? आपकी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर, जैसे कि मान लो आपने राइस को ग्रो किया था, तो धान जो होता है या गेहूं जो है उसको अगर आपने पैसे नहीं दिया, आपने उस एरियर जो भी एरियर पैसा था या जो आपको देना था रेंट आपने नहीं दिया रेवेन्यू, तो वो आपके उस मूवेबल चीज को, उस धान या जो भी आप राइस बोल लो, उस राइस को वो अपने पास जब्त कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। और ये जो पावर होती है वो एसडीओ के पास होती है कि एसडीओ इस काम को करेगा। बाय अटैचमेंट ऑफ एनी बैंक अकाउंट और लॉकर ऑफ द डिफॉल्टर, डिफॉल्टर के कोई भी बैंक अकाउंट को क्या कर सकता है, वो अटैच कर सकता है या लॉकर्स को अटैच कर सकता है, जैसे कि लॉकर में आपने कुछ सामान रखा होगा, सोना वोना कुछ भी, और ये भी एसडीओ ही करता है। बाय अटैचमेंट ऑफ द लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एरियर इज ड्यू, आपके लैंड को ही अटैच करके रख देगा। और ये जो काम है, जो ये जो प्रोसेस पूरा होता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये कलेक्टर के द्वारा, कि कलेक्टर ही अटैच करवाएगा। कलेक्टर किसी को ऑर्डर भी दे सकता है। बाय लीज और सेल ऑफ द लैंड, आपके इस जो भी लैंड आपसे लीज अटैच करवाई गई है उसको लीज पे भी दे सकते हैं या उसको सेल कर देंगे अगर आपने पैसे टाइम से नहीं दिया तो। ये भी कलेक्टर का प्रोसीजर होता है कि कलेक्टर ही करवाता है। बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर, डिफॉल्टर की जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है कोई भी हो, जैसे ऐसा नहीं है कि वो लैंड जिस लैंड को लिया है कोई सा भी लैंड उसके पास होगी या कुछ और भी होगा जो इमूवेबल है, जैसे कि कोई मशीनरी हो सकती है जो अटैच है उसमें। हमने टीपीए के अंदर काफी कुछ पढ़ रखा है, अगर आपने टीपीए पढ़ा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अगर मैं यहाँ पर समझाऊं तो रियली वो टाइम वेस्ट है। तो वो सारी पावर भी कलेक्टर के हाथ में होती है। बाय अपॉइंटमेंट रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल ऑफ द डिफॉल्टर, अपॉइंट कर सकती है। जो इसमें हमारे यूपी रेवेन्यू कोड के अंदर बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है रिसीवर को कि वो इन सब चीज को रिसीव करे, चाहे उसकी प्रॉपर्टी को, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ये सारी पावर भी कलेक्टर के हाथ में ही होती है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट 2 or more process hereinafter mention may be issued and enforced simultaneously one after one। जैसे कि ऐसा नहीं है कि वो आपको ये सारा चीज इकट्ठा ही आपसे ले लेंगे, आपसे एक एक पहले आपको अरेस्ट एंड डिटेंशन करेंगे। और यहाँ पर अरेस्ट एंड डिटेंशन में बता दूं कि किसी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, या वो माइनर हो या जिसकी एज 65 ईयर्स से ज्यादा की हो। और अगर अरेस्ट और डिटेंशन करते हो और आप बोलोगे कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा या मैं इतने पैसे पे कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि वो आपको आपके बैंक अकाउंट को भी अटैच कर लेंगे या आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे या सेल कर देंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले अरेस्ट एंड डिटेन करेंगे, अगर आपने तो भी नहीं दिया तो आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, वो जो अटैच किया है कोई चीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मूवेबल है वो सेल आउट कर देंगे। ये सब चीजें लाइन से होंगी। Sum of money recoverable as area of land revenue but not due in respect of any specific land and recovered by process under the section for immovable property defaulter include any holding of which is भूमिधर। जो भी अगर भूमिधर है उसकी जो लैंड है, स्पेसिफिक जो लैंड है, उस लैंड को भी ये रिकवर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये पैसे को इनको पैसे रिकवर करना ही है, तो ये अटैच करे या सेल आउट करे, जो हमने चीज पढ़ी है। अब आगे के जो सेक्शंस है ना वो सब में वही है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन का प्रोसीजर क्या है, अटैचमेंट ऑफ सेल का,
तो इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, क्योंकि आपको इतना पता है कि आप कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। मेरा मेन मोटिव यही है कि शॉर्ट वीडियोस बनाने का, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए और बहुत जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनाएं या आप लोग बड़ी बड़ी वीडियोस देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।